नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज आप देखने चल रहे हैं हिंदी लैंग्वेज, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा में जो है पेपर 1 जो आपको दिया गया है, उसमें हिंदी आएगा, काव्य बोध आएगा, हिंदी व्याकरण के सभी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। भाई साहब, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा जो इस क्लास में आपको ना मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपको इसमें ये चेक करने का मौका आज आपको मिलेगा कि आपको हिंदी कितनी आती है। स्वयं को जांच लीजिए और इसमें से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। यदि वाकई में कोई परीक्षा आपकी है तो इस जो है एमसीक्यू सेशन को पूरा देखिएगा। टोटल 50 एमसीक्यू आपको लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 50 एमसीक्यू आपके लिए जो है पूरा दिमाग खोल देंगे। हिंदी के सभी टॉपिक्स को ले आएंगे, पत्र लेखन भी मिलेगा, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, भिन्न, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो है भिन्नात्मक शब्द, समानार्थी शब्द, सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, ठीक है। दोस्तों, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए, उक्त पंक्ति में कौन सा रस है ये आपको बताना है भाई साहब। अब ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अब आपको इसमें बताना है कौन सा रस है। आप जानते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए भाई साहब कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं। तो काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। और दोस्तों, आपने काव्य बोध नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे काव्य बोध वाली प्लेलिस्ट में चले जाइए। हिंदी में आपको जो है रिसेंट वाले वीडियो में जाइएगा, वहाँ भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये काव्य की आत्मा आप जो है देख लीजिएगा, इसको कहते हैं काव्य बोध। और रस जो है, काव्य की आत्मा क्या है, रस है। ये उसी रस का पहला क्वेश्चन है। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भाई खूब लड़ी, लड़ने से आपको क्या मिल रहा है भाई, कोई ना कोई वीरता का भाव आपको आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीर रस का ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, स्टार लगा लीजिए। और वीर रस जो है, पूरा रस हमने उदाहरण सहित पढ़ाया है, एक बार जाके देख लीजिए। रस वाली क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, पूरी हिंदी आपको समझ में आ जाएगी। भाई साहब, आइए शुरू करते हैं टॉप 50 एमसीक्यू। सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देते हुए चलना है। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर बताइए कि तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको बताना है। अब तरणी आप सबसे पहले जान लीजिए भाई साहब कि तरणी क्या है। तो तरणी मतलब यहाँ से है कि इसमें से जो है, क्या आपको कोई लोग कहते हैं ना, हे माँ गंगा मुझे पार लगाओ, हे तरन तारण मैया। तो ठीक है, तो ये क्या है, आप जो है पार किससे होंगे भाई साहब, तो नाव के सहारे पार होने वाले हैं। और इस तरणी का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा नाव हो जाएगा। सूर्य तो किसी एंगल से आपको लग ही नहीं रहा होगा, जो है युवती भी नहीं लग रही होगी, ठीक है। युवती लड़की की आपकी पर्यायवाची हो जाएगी, ठीक है। नदी आप देख रहे हैं, ये जो है नदी की पर्यायवाची है, ठीक है। तो आप देखिए तरणी की पर्यायवाची क्या हो जाएगी, नाव। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। बताइए इस प्रश्न का आपको उत्तर आपने सही किया कि नहीं किया। इस प्रश्न पे आपकी क्या राय है भाई साहब, कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें। चलिए जल्दी से गेस करिए और गेस करके कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इसमें आपने उत्तर क्या किया। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा भाई साहब कि देखिए सारंग तो कहीं से मिल नहीं रहे हैं भाई साहब। इंद्र आप जानते हैं कि पुरंदर की पर्यायवाची होती है, ठीक है, इसे भी आप जानते हैं। मृग आप जानते हैं कि किसकी पर्यायवाची होती है, ये हिरण की पर्यायवाची होती है, ठीक है। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि इसकी पर्यायवाची जो सिंह की दी गई है, सिंह आप जानते हैं कि जो है भूपेश बघेल या सिंह, आप ऐसा न समझें या कि राजपूतों को सिंह समझने की कोशिश ना करें। यहाँ पे जो बात हो रही है भाई साहब, यहाँ पे शेर की बात हो रही है, ठीक है, ये शेर की बात हो रही है। अब मुलायम सिंह यादव, आप सिंह ना समझिए, और आप जानिए कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। करंट अफेयर की क्लास अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। अभी कल ही उनके पुत्र ने इनको जो है अखिलेश यादव जी ने वो सम्मान ग्रहण किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शेर जैसी पर्यायवाची कोई ऑप्शन में आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अगला बताइए, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई साहब। एक लाठी से आदमी किसको हाँकता है। अब यहाँ किसी जानवर को हाँकने की बात नहीं की जा रही है। और मुहावरों में ये चीज़ ध्यान देना है कि जो शब्द आपको वहाँ दिया गया है उसका वो अर्थ तो कतई नहीं है मुहावरे में, ठीक है, कोई ना कोई दूसरा अर्थ ही होगा। इसलिए एक लाठी से जब हाँकेगा तो क्या गलत काम करना, कुछ भी न कर पाना, समान दृष्टि से रखना, या अच्छे बुरे का अंतर न कर पाना भाई साहब। तो एक लाठी से कौन हाँकेगा कि अच्छा है तब भी सही है और बुरा है तब भी सही है। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 आपका पूरी तरह सही हो जाएगा कि अच्छे और बुरे में अंतर न कर पाना, एक लाठी से हाँकना है, इसे आपको ध्यान देना है। 1 और 1 11 होना ये अति महत्वपूर्ण है भाई साहब। इसमें क्या है, संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना, यह है 1 और 1 11 का मतलब। ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब। जब 1 और
और एक ये मिल रहे हैं, इनको तो आप 11 बन रहे हैं और 11 से एक संगठन की शक्ति आपके अंदर आती है। तो 1 और 11, 1 और 1 11 का होना करता है, ये लोकोक्ति का अर्थ है कि संगठन में शक्ति। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्नों पे आपको और ज़्यादा मेहनत करना है दोस्तों। इसके लिए डेली आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए। हम पूरा जो है इसमें लोकोक्तियों का एक पूरा सेशन लेके आ रहे हैं, उससे बाहर जो है एग्जाम में नहीं जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और ये जो क्लास है दोस्तों, ये हमने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूपीएसआई में, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एमपीएसआई में, और उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस एसआई का भी हमने इसमें से लिया है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सेशन है। और ये एमपी वाला और महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। द्वंद्व का क्या अर्थ है? अब यहाँ पे हम समास की आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे समास आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे खाली पूछा जा रहा है भाई साहब कि द्वंद्व का क्या अर्थ है। तो द्वंद्व का जो अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा जोड़ा लिखा है, कौन सा युग्म है, कि माता पिता लिखा हुआ है, तो यही तो है युग्म, ठीक है, और यही है द्वंद्व, ठीक है। तो यहाँ पे द्वंद्व जो हो रहा है, यहाँ पे जोड़ा या युग्म को द्वंद्व कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। देखो समूह क्या है? समूह आप जानते हैं कि भाई जो है गायों का जो झुंड होता है, जो गायों का झुंड है, जो शेरों और हाथियों का झुंड है, उस झुंड को समूह कहते हैं। सैनिकों का जो एक ग्रुप होता है वो क्या है? वो भी एक झुंड है, एक समूह है। तो उसको आप देखिएगा, क्रिया जो है, जिस किसी वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वर्ब भी हम पढ़ाएंगे, जो कि इंग्लिश के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, वर्ब भी, ठीक है भाई साहब। निम्न में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है? अब यहाँ पे आपकी बात हो रही है संधि की, तो आप जानते हैं भाई साहब संधि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसकी बहुत वीआईपी क्लास हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। संधि की पूरी क्लास देखिएगा दोस्तों। और इसमें देखिए संधि का उदाहरण क्या है? नरेश में तो आपको संधि दिख रही है, नारेंद्र में भी दिख रही है, देवर्ष भी आपने कई बार इसको देखा है, लेकिन सम्राट नामक चीज जो यहाँ दी गई है इसमें कोई संधि नहीं है। इसलिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संधि का उदाहरण नहीं है? तो ऐसे प्रश्न भी आजकल करेंट्स में पूछे जा रहे हैं, जो परीक्षाएं हो रही हैं जो है। तो ये दोस्तों सब इंस्पेक्टर मेंस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम ध्यान दीजिएगा। और वनडे एग्जाम वाले तो जरूर इसको देख के जाएं, आपके लिए तो बिल्कुल लल्लन टॉप है, और आपकी क्लास से ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे हम आ गए पर्यायवाची शब्द में। पर्यायवाची शब्द को आप जानते हैं कि समानार्थी शब्द भी पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। तो ये जो समानार्थी शब्द होते हैं भाई साहब, यही तो है पर्यायवाची। अब इसमें अली मधुप मधुकर, अली मधुप मधुकर को देखने के बाद आपको क्या लगता है? रात्रि का कहीं बोध हो रहा है? बिल्कुल नहीं। वृक्ष का बोध हो रहा है? वृक्ष मतलब पेड़, बिल्कुल नहीं। और शहद क्या है? तो शहद जो है, इन भावरों से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। भावरों का मतलब क्या है? इनका मतलब हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अली मधुप मधुकर, इनका जो पर्यायवाची शब्द है भावरा हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए भाई साहब, आंचल पसारना। ये आंचल पसारना क्या है भाई साहब? आंचल पसारना मतलब क्या? दया सिखाना ऑप्शन 1 में दिया गया है, ऑप्शन 2 में है भीख मांगना, दया की भीख मांगना, या कि दयावान बनना भाई साहब। तो देखो हमारी ये जो है माताओं को लेकर बहुत ही जो है चर्चा में है, चर्चा में रहता है, और हमेशा एग्जाम में जो है आ जाता है कि आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है भैया? तो क्या है? दया की भीख मांगना। ये जो है हमारी उस समय, उस जमाने की बात है, जब माताएं जो है अपने पति के ऊपर, पुत्र के ऊपर, किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती थी तो महिलाएं आगे निकल के आती थी, आंचल अपना फैला देती थी कि भाई अब जो है छोड़ दीजिए, जो है माफ़ करिए। तो दया की भीख मांगना मतलब आंचल पसारना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। और अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न में आपका सही उत्तर क्या रहा? उपाधि और उपाधि, ठीक है। एकदम एक मात्रा का अंतर है, एक में छोटी ई की मात्रा लगी है, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटी की मात्रा दिख रही है और यहाँ पे आपको बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, ठीक है। इससे देखिए कितना बड़ा अंतर हो जा रहा है। तो ये जो उपाधि है भाई साहब, इस उपाधि का मतलब हो जाता है पद, ठीक है। आप देखते हैं ना उपाधियों का अंत, तो वही उपाधि मतलब किसी प्रकार की पदवी लेने का अंत है, ठीक है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उपाधियों का अंत जो आप देखते हैं, तो ये वही उपाधि है, वहीं से ये शब्द आया है आपका उपाधि। तो ये उपाधि का जो अर्थ क्या होगा भाई साहब? जो उपाधि का ये अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे अब आप ये समझ में आ चुका है कि यहाँ पे जो हमने उपाधि लिखा है और इसके बाद हमने क्या लिखा है? उपाधि लिखा है। मात्रा का थोड़ा सा फर्क है, इसी मात्रा का फर्क ही इसको क्या बना देता है? इसको दुष्ट बना देता है, इसको उपद्रव कहेंगे, और उपाधि को क्या कहेंगे? कोई ना कोई पद या पदवी। तो ये आपका सही समानार्थी, इसका जो युग्म भेद है इसमें, ये इसका सही उपाधि और उपाधि का मतलब हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब ये बताइए कि इस पर आपको मेहनत करने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ी सी पढ़ाई और करिए। चैनल पर आप जो है डेली क्लासेस देखिए, हम आपको डेली इन चीज़ों की तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? अब आप जानते हैं भाई साहब कि प्रत्यय का मतलब
मतलब क्या है। सबसे पहले तो प्रत्यय का मतलब जान लीजिए कि प्रत्यय किन शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन आय। जब प्रतिधन आय आता है तो प्रति का मतलब आप जानते हैं कि साथ में लेकिन अंत या बाद में, ठीक है। और आय का मतलब होता है चलने वाला, मतलब बाद में चलने वाला। अब इसमें से आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन 3 दिया गया है, ये नागर में कुछ नहीं दिख रहा है, सागर में कुछ नहीं दिख रहा है, अगर में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है इस प्रत्यय में, इसके अंत में आपको गर नामक कुछ चीज़ मिल रही है। हम प्रत्यय के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे भाई साहब। कुछ प्रत्यय के महत्वपूर्ण आपको उदाहरण बताते हैं कि जैसे अक प्रत्यय आप जानते हैं, ये अक एक प्रत्यय है, ठीक है। और इसी अक प्रत्यय में आप जानते हैं कि जब आप यहाँ पे देखते हैं कि अक प्रत्यय, ये जो पाठक है, पाठक में क्या आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अक प्रत्यय आ गया, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं यहीं पे लेखक, लेखक में कौन सा प्रत्यय है, लेखक में भी अक प्रत्यय आपको मिल जाता है, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं, लेखक हो गया, पाठक हो गया। अब इसी देखो नायक में, ठीक है, ये नायक में कौन सा प्रत्यय है, तो नायक में भी अक प्रत्यय है। यही आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यय युक्त शब्द आपको बताना है। आप जानते हैं कि जैसे आपको गाड़ी ले लीजिए, ठीक है भाई साहब, गाड़ी क्या है, गाड़ी अगर एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है और यहीं पे जो बाद में वान लगा दिया जाए तो गाड़ीवान हो जाएगा। अब वाला लगा दिया जाए तो गाड़ी वाला हो जाएगा। तो ये शब्द क्या हो रहे हैं, ये यही शब्द प्रत्यय हैं। और प्रतिधन आय का मतलब आप समझ चुके हैं, आय मतलब चलने वाला, जो शब्दांश के अंत में जुड़ते हो। तो ये वान प्रत्यय आप यहाँ देख रहे हैं, गाड़ीवान हो गया, यहाँ पे गाड़ी वाला हो गया। तो ये जो आपका बाजीगर है, यहाँ पे बिल्कुल बाजी में क्या लग गई भाई, बाजी में गर प्रत्यय लग गया और इससे बाजीगर हो गया, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन 3 आपका इसमें पूरी तरह से सही हो जाएगा। आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो एक चीज़ आप जानते हैं भाई साहब कि हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे से कि जैसे उपकार आप देखते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में उप जो है मूल शब्द है, ठीक है। उप क्या है, उप जो है हमारा मूल शब्द हो जाता है और इसी में जब कार प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, उपकार बन जाता है। ये आपको याद है कि नहीं याद है भाई साहब, यही तो है प्रत्यय। और इस सारी प्रत्यय की क्लासेस हम आपके लिए लेकर आए हैं, इनको जरूर आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहीं पे आप देखते हैं उप, ये यहाँ पे कार प्रत्यय जुड़ गया तो ये उपकार हो गया। यहीं पे एक प्रत्यय बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अक्कड़, ठीक है। ये जो अक्कड़ प्रत्यय है ये कई बार एग्जाम में आया है। अक्कड़ प्रत्यय क्या है, इसी अक्कड़ प्रत्यय में जो है, ये जो अक्कड़ प्रत्यय है, अब आप देखें किसी अक्कड़ से क्या बन जाता है, घुमक्कड़ हो जाता है, ठीक है। इसी अत्ते से इसे क्या होता है, जो पियक्कड़ लोग होते हैं, ये पियक्कड़ में भी आपको यही अक्कड़ प्रत्यय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग भुलक्कड़ होते हैं, उनको कोई बात बताओ ना तो भूल जाते हैं। तो ये भाई साहब प्रत्यय के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं। इसकी पूरी क्लास देखिए। ये तो जो है दोस्तों आपका MCQ सेशन है और इसके सभी MCQ अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपको एक अंदाजा ऐसा मिलेगा कि अभी वर्तमान में जो है हिंदी से लेकर क्या पूछा जा रहा है, हिंदी में कौन कौन से विषय हैं, प्रश्न कहाँ से बनते हैं। ये सोचा यार हिंदी में कहाँ से कौन सा प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 भाई साहब। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। ये देखिए हिंदी में बहुत मजा आएगा। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है, लोक व्यवहार के विरुद्ध बिल्कुल नहीं भाई साहब। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करेगा तो लोक व्यवहार के विरुद्ध है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये भाई साहब क्या करेगा, ये अपने स्वार्थ की पूर्ति करेगा, ठीक है। विश्वासघात से तो कोई मतलब नहीं, उल्लू सीधा करने वाला विश्वासघाती नहीं है, ठीक है। उल्लू सीधा करने वाला क्या है, वो स्वार्थी व्यक्ति है, ठीक है। वो जो स्वार्थी व्यक्ति है या कि स्वार्थ की पूर्ति करने वाला, वो उसी को स्वार्थी कहते हैं। और ये जो स्वार्थी व्यक्ति है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं। इस मुहावरे का अर्थ होगा स्वार्थी जो है ये पूरी तरह स्वार्थ पूर्ति, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर 2 हो गया। अब आप बताइए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए और जल्दी से कम अपने 5 दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डेली करंट अफेयर के साथ में आपको दोस्तों CGSI के लिए जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 1 आपकी लैंग्वेज और पेपर 2 आपका जर्नल स्टडी। दोस्तों हम करंट अफेयर के साथ में जर्नल स्टडी पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। आप करंट अफेयर की क्लास अगर देखे हैं तो आपको हमारी बातों पर पूर्ण विश्वास हो रहा होगा, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप ये क्लास को देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि यह लोकोक्ति मैं नहीं कह रहा हूं, ये एकदम फैक्ट है। और इससे बेहतरीन क्लास आपको निसंदेह इतनी ऑथेंटिक और इतनी मेहनत के साथ जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, सिलेबस से एक भी प्रश्न हम बाहर लेके नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, संकट से भरे रास्तों को चुनने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे। हमने आपसे कहा था कि जो है व्याकरण हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और ये व्याकरण है क्या, जो है हमारा CGSI का पेपर 1 लैंग्वेज, ठीक है। तो
लैंग्वेज पूरी कंप्लीट होगी, कोई भी लैंग्वेज में काव्य बोध इवन नहीं छूटेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आज आप इसमें देख पाएंगे। तो चलिए बताइए, संकट से भरे रास्तों को चुनने वाला क्या कहेंगे भैया? इसी को कहते हैं कंटका किरण। ठीक है, कष्ट साध्य से कोई मतलब नहीं है, काम रूप का कोई अर्थ यहाँ पे नहीं है इस वाक्यांश के लिए। ठीक है, कि संकट से भरे रास्ते को चुनने वाला मतलब कंटका किरण, उसको एक शब्द में कहा जाएगा। अगर एक शब्द में पूछ ले क्या कहेंगे, तो एक शब्द में उसको कहेंगे कंटका किरण। इसे आपको याद रखना है। और ये जो है आप पेन पेपर उठा लीजिए और आप भी लिखते चलिए कि संकट से भरे रास्तों के लिए एक शब्द हो जाएगा कंटका किरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 2 बिल्कुल पूरी तरह से सही है। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब, अगला प्रश्न बताइए और इसमें आपको उत्तर सही हुआ कि नहीं सही हुआ। अब हम आ जाते हैं उपसर्ग पे। तो सबसे पहले भाई साहब, उपसर्ग का मतलब अगर आप समझते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए। उपसर्ग क्या है भाई साहब? उप का मतलब क्या होता है भैया? उप का मतलब होता है समीप। ठीक है, लेकिन कहां पे समीप? और सर्ग मतलब क्या होता है? समीप आकर, ये क्या है? सृष्टि करना। ठीक है, समीप आकर सृष्टि करना। तो जब समीप आकर सृष्टि कैसे होगा, हम आपको बताते हैं भाई साहब। समीप आकर उपसर्ग में सृष्टि कैसे होती है कि जैसे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, एक शब्द हम ले लेते हैं, ये मूल शब्द है हार। ठीक है, और इसी हार में जब आप उपसर्ग में उप जोड़ देते हैं भाई साहब, तो बन जाता है उपहार। और जब इसी उप में आप भाई साहब यहाँ पे देखिए, ये हार है, यहाँ पे जो उपसर्ग जुड़ गया। उपसर्ग जुड़ा कैसे? ये सृष्टि कर रहा है। और कहाँ कर रहा है? तो मूल शब्द के आरंभ में आके कर रहा है। क्या उप कहाँ लगा है? उप आरंभ में लगा है। तो इसी को तो उपसर्ग कहते हैं और हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है ये वाली क्लासेस को। तो ये हिंदी के जो प्रत्यय है, आप देखिए इसी में अगर हम सा जोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? अगर सम इसमें जो है उपसर्ग जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? संहार हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये हार बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पूरा समझ में ही आ जाता है। और यहीं पे अगर हम बी जो है उपसर्ग जोड़ दें तो बिहार हो जाता है। बिहार मतलब घूमना हो जाएगा। और उपहार मतलब आप जानते हैं कि उपहार तो आप प्राप्त करते हैं, और संहार का मतलब विनाश करना हो जाएगा। तो ये नए शब्दों की सृष्टि हो रही कि नहीं हो रही? एक शब्द आपका हार है और इसी हार में आपने बी जोड़ा तो बिहार हो गया, और इसी में उप जोड़ा उपहार हो गया, सम जोड़े आप संहार हो गया। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और इसी हार में अगर आपके पास भोजन नहीं है तो आ जोड़ दीजिए और आ से ये क्या हो जाएगा? आहार हो जाएगा। तो यही शब्द प्रत्यय है। और सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है? अब इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। देखिए, जिनके समझ में नहीं आ रहा है, जो आज तक प्रत्यय या उपसर्ग नहीं पढ़े हैं, उनको भी क्वेश्चन से लिंक करते हुए चलना है। और आपके लिए संदेश है कि आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट CGSI का ऑथेंटिक क्लास, इससे अच्छी आपको नहीं आ सकती। पेड में इतना महंगा महंगा बैच चला रहे हैं भाई साहब यूट्यूब वाले, कोई मतलब नहीं है। आप इसको देखिए और आपको हम मेंस तक ले जाएंगे। उसके बाद फिजिकल तो आपको करना होगा। ठीक है भाई साहब। तो सम उपसर्ग किस समूह का शब्द है? तो ये जो है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में देखिए, सुचारू सुघड़ इसमें कहीं दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। सज्जन, सद्गुण, स्वदेश, स्वराज। अब ये देखो सम और तल, ठीक है, ये सम तल। अब यहाँ पे देखिए एक है तल। अब इसी तल में जब सम जुड़ गया भाई साहब, तो सम उपसर्ग जुड़ के क्या हो गया? ये हो गया तल। और जब कच्छ में जो है, ठीक है, जब कच्छ में जुड़ गया क्या जो है सम, तो हो गया अपने बराबरी का। ठीक है, पहले कच्छ था कोई रहने वाला कमरा, अब वो रहने वाला कमरा से क्या हो गया? नए शब्द की सृष्टि हुई कि नहीं हुई? तो यही है उपसर्ग। अब हमें लग रहा है कि आप इसे समझ चुके होंगे। उपसर्ग और प्रत्यय तो आप बिल्कुल इसी क्लास से नहीं भूलेंगे। और दोस्तों, क्लास पे अगर सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आप निसंदेह बिल्कुल परीक्षा को क्वालिफाई कर रहे हैं। अब चलिए बताइए तद्भव। सबसे पहले तो आप जानते हैं तत्सम और तद्भव। तो तद्भव मतलब किसके भव? ये तत्सम मतलब उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है भाई साहब। तो वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और जो उनका जो विकृत रूप होता है, जो संस्कृत से बने शब्द हैं, वो हो जाते हैं तद्भव। ठीक है, तो अब इसमें बताना है अस्थि क्या है। ये तो तत्सम शब्द है। और अस्थि मतलब क्या होता है कि भाई साहब शरीर में 206 हड्डियाँ जो होती हैं, एक एक हड्डी पसली जो है टूट जाएगी। क्योंकि अगर आप मेहनत अभी कर लेंगे भाई साहब, तो जो पानी से नहाएगा, बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है कि जो पानी से नहाएगा, शेर है, इसे याद रखिएगा, जोशो जुनून लाता है। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा। और लिबास की पर्यायवाची काहे की? कपड़े की पर्यायवाची है। और जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा। और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो भाई साहब, इतिहास बदलना है तो पेन पेपर रुकना नहीं चाहिए जब तक को आपको सफलता मिल न जाए। तो पेन पेपर उठाइए और अस्थि को जान लीजिए कि अस्थि का जो है तद्भव शब्द है
हड्डी, और जो है तत्सम जो है संस्कृत के समान क्या था, तो अस्थि आपको दिख ही रहा है। हस्ती आप देख रहे हैं, ये हस्ती भी क्या है, ये जो है तत्सम है, और जब जो तद्भव इसका हाथी हो जाता है, एलिफेंट। जब एलिफेंट की बात आती है दोस्तों, तो करंट अफेयर से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए कि ELEPHANT, ठीक है। जो एलिफेंट होता है, द एलिफेंट विस्पर्स को क्या मिला है भैया, एलिफेंट विस्पर्स को मिला है ऑस्कर अवार्ड जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, और हमारे RR को भी मिला है अवार्ड, इसे भी आप याद रखिएगा। ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नाटू नाटू गाने को, MM किरवानी वाले को। दोस्तों करंट अफेयर्स भी आपको देखते हुए चलना है, डेली देखिए। करंट अफेयर में हम आपको सब कुछ कंप्लीट कराते हैं, पूरा GS पेपर 2 आपका कंप्लीट होगा, उसमें भारत का इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान सब मिलेगा, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं हम, डेली क्लासेस। और हमारे जो ये सेट आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट, इनको भी आपको देखते चलिए। पहचान का तत्सम क्या है भाई साहब, पहचान का तत्सम, अब यहाँ पे ये जो वर्ड है तत्सम, पहचान क्या है, ये पहचान आ गई आपका तद्भव शब्द। अब आपको तद्भव से कहाँ जाना है, तत्सम में जाना है, तो जो प्रत्यभिज्ञान होता है ये पहचान का क्या है, तत्सम शब्द है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है तद्भव शब्द देकर तत्सम की पहचान करना है, तो पहचान किसकी करना है, तद्भव करना है। ये तद्भव क्या है, ये पहचान शब्द तद्भव है, और इसी का तत्सम क्या हो जाएगा, प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आते हैं अभी वर्तमान परीक्षा में, आपको याद रखना है। अब ये लिखिए, हम आगे अलंकारों में, छंदों में। दोस्तों जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हों, ठीक है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हों और अंत में गुरु हो, ठीक है, अंत में गुरु हुआ क्या कहलाता है भैया, तो उसी को चौपाई कहते हैं भाई साहब। आप ये वाली क्लास भी हमारे जो है आके देख लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ये चौपाई भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, पूरा अलंकार आपको कंप्लीट कराएंगे, सब याद कराते हुए चलेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 चौपाई। और चौपाई जो होती है इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। इसको हम आपको छंद को गिनना भी सिखाएंगे कि जो है गुरु में अंत में जो है 2 है कि 1 है, कितनी मात्राएं हैं, ये सब हमने आपको उसमें अच्छे से बताया है। दोहा दोस्तों, अब ये देखिए कि दोहा जो होता है, दोहा छंद में यति कहाँ पर लगती है, आपने उसको पढ़ा होगा, यगण तगण मगण जगण रगण। दोस्तों या माता राजभान सलगा, तो भैया या माता राजभान सलगा आपको पढ़ने के लिए हमारी पूरी वो क्लास देखनी होगी। आप हिंदी में आइए भाई साहब, पूरा आपको कंप्लीट कराएंगे। जो आप पेड में खोजते घूम रहे हैं, वो अनपेड एकदम फ्री आपका स्मार्ट स्टडी आपके लिए लेकर आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें चरण के अंत में, ठीक है, जो दोहा छंद होती है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा कि ये चरण के अंत में जो है यहाँ यति लगी होती है, इसे आपको याद रखना है। और यति जो है अलंकार है, इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। अब हम आगे हैं पत्र लेखन में, क्वेश्चन नंबर 18। पुत्री के द्वारा माता को पत्र संबोधन होगा। अगर एक पुत्री अपनी माता को पत्र लिखती है तो उसका संबोधन क्या करेगी, संबोधन में क्या कहेगी, प्रिय माता जी, पूजनीय माता जी, आदरणीय माता जी, या उक्त सभी। तो भैया ये लेटर्स के एकदम आपको दिए गए हैं, ये लेटर आएंगे एग्जाम में, स्टार लगा के रखिएगा। और अब आप देखिए कि आपको लेटर में मेहनत करने की जरूरत है कि नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिजली विभाग को अगर आप पत्र लिखना है तो कैसे लिखें, उसमें संबोधन आपका क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, पुत्री के द्वारा अगर माता को पत्र का संबोधन होगा तो सब एक जैसे दिख रहे हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसका उत्तर देना 100% मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चूँकि हिंदी को जो है छोटा समझने वाले बिल्कुल एकदम गलत है भाई साहब, हिंदी अटका देगी भाई साहब, ठीक है। और ये देखिए इसका होगा पूजनीय, ऑप्शन 2 हो जाएगा, पूजनीय माता जी जो है, इसका जो पुत्री अगर अपने माता को पत्र लिखेगी तो पूजनीय लिखेगी, इसे भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इसके बाद आपको हम इसी आपके जो यातायात के नियम है भाई साहब, ठीक है, यातायात के नियम वाली क्लास हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पूरा यातायात आपको याद करा देंगे, उसके जितने भी आपको लोगो मिलते हैं, ठीक है भाई साहब, जितने भी लोगो मिलते हैं, कहाँ गहरा है, कहाँ खाई है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पे आपको नहीं जाना है, कहाँ लेफ्ट मुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो यातायात के नियम वाली क्लास भी आप हमारी जरूर देखिएगा, एक ही क्लास में पूरा यातायात आप समझ जाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 हो गया भाई साहब। देखिए निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देखिए वर्तनी से भी प्रश्न आते हैं, शुद्ध क्या है, तो यहाँ पे जो आरोग्य लिखा हुआ है ये शुद्ध है। और एक सबसे जो है महत्वपूर्ण, बार बार एग्जाम में आता है भाई साहब, कि यहाँ पे दे दिया जाएगा ऐसा, ठीक है, कि बताइए ये श्रृंगार क्या सही है कि नहीं सही है, बताइए। तो बिल्कुल पूरी तरह से नहीं सही है। जो श्रृंगार होगा भाई साहब, ये वाला श्रृंगार सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। ये श्रृंगार जो है सही है और ये वाला श्रृंगार गलत है। ये श्रृंगार कंफ्यूजन में करता है, इसीलिए हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो आरोग्य इसमें से सही वर्तनी है। सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है भाई साहब, तो इसमें आपको बताना है सम उपसर्ग, तो ये समकक्ष, समकालीन, ये जो है रिपीटेड है, इसको आपने देखा ही भाई साहब। उपसर्ग की परिभाषा हमने आपको बताया। दोस्तों वृद्धि संधि क्या है, सदियों में प्रयुक्त संधि कौन सी है भाई साहब,
तो ये देखिए यहाँ वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, और जब वृद्धि होगी भाई साहब तो ये यहीं पे क्या होगी, सदैव में क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, सभी के बारे में हम क्लासेस जो है आपके लिए स्पेशल लेके आ रहे हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वृद्धि संधि, इसका सही उत्तर है। निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है भाई साहब, तो इसमें आपको बताना है चंद्रिका, चंद्रप्रभा, चंद्र कौमुदी, इसमें से कौन है, तो ये जो चंद्र है भाई साहब, ये चंद्र जो है ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं, बाकी चंद्रिका, चंद्रप्रभा और एक कौमुदी ये सब क्या है, ये सब ये जो है पूरी चांदनी की पर्यायवाची है, लेकिन चंद्र जो है इनकी पर्यायवाची नहीं है, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन तीसरा आपका इसमें सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में जिन्हें आपको देखने की जरूरत है। अब ये बताइए परचम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कासर है, सरस है, केतन है, तो इसमें से जो आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है कि इसमें से कौन सी पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हमने ऐसे प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऑप्शन एक इसमें से जो आपको भाई साहब आपका एग्जाम्पल आपको लगाना है, इसमें से कौन सा जो है आंसर आप सही कर रहे हैं, आप इसको बताइए। तो जिसमें केतन शब्द दिया गया है भाई साहब, ये केतन शब्द क्या है, ये इसकी पर्यायवाची नहीं है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो केतन और जो परचम की पर्यायवाची कासार और सरस ये सब इसकी पर्यायवाची हो जाएंगे, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़े भाई साहब, अति महत्वपूर्ण सेशन है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक है। अब ये वाचक कहाँ से आ गया, बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि वाचक क्या होता है भाई साहब। तो इसमें दीप सा मन जल रहा है, ये वाचक, इसमें जो सा दिया गया है ये यहाँ पे वाचक है, इस पंक्ति में वाचक शब्द सा है, जबकि दीप और मन और जल चुका ये वाचक शब्द नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, बताइए यहाँ पे आपको मेहनत करने की जरूरत है कि नहीं है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण, इसका उत्तर बताना मुश्किल हो जाएगा। अगला देखिए, अंबर पनघट डूबो रही, तारा ऊषा, तारा घट ऊषा नागरी, इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है भाई साहब। अब ये लीजिए, अलंकार वाली क्लास आप जरूर देखेंगे हमारे चैनल पे, एकदम फ्री ऑफ कास्ट होगा, फुल ऑथेंटिक क्लास होगी। ठीक है भाई साहब, तो अंबर पनघट डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है भाई साहब। कमेंट करिए जल्दी से, और इसमें आपका सही आंसर क्या रहा है वो हमें बताइए भाई साहब। तो इसमें आप एकदम स्पष्ट देख लीजिए कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, रूपक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई उपमा यहाँ नहीं दी जा रही है, उत्प्रेक्षा भी नहीं समझ में आ रहा है, भ्रांतिमान भी यहाँ कुछ नहीं है। तो अंबर पनघट डूबो रही, दोस्तों ये अलंकार की हमने एक हिंदी की मैराथन क्लास ली है, और उसमें अलंकारों को भी समझाया है, वो आपने हमने वक्रोक्ति भी बताया है, पुनरोक्ति भी बताया है, अनुप्रास, छेकानुपास, सब कुछ हमने आपको उसमें पढ़ाया है, एक बार वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। रूपक जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 2। दोस्तों निम्न में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। अब ये देखिए, ऐसे प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, अगर आप अवेयर हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही प्रश्न तो आ जाते हैं, हमें यह काम करना है, हमने यह काम करना है, यह काम हमने करना है, करना हमें यह काम है। तो एकदम आपको जब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो एकदम सही ऑप्शन 1 आपको दिखेगा, ये शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्यों से प्रश्न आते हैं, पूरे अशुद्ध वाक्यों को हम लेके आएंगे जो एग्जाम में आने वाले पॉपुलर रहते हैं, वो इन क्लासेस को देखिए, और एक बार हिंदी वाली से जो है प्लेलिस्ट का जरूर अध्ययन कर लीजिए। अब देखिए, ये जो है अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही है। अब ये कृष्ण का मतलब क्या होता है, तो कृष्ण का मतलब यहाँ जो काला दिया गया है, तो ये तो बात एक ही हो गई भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे बात अलग अलग नहीं है, यहाँ पे एक ही बात है। ठीक है, कृपण और गरीब यहाँ पर भी एक ही बात है, लेकिन कोप जब होगी तो कोप देखिए, आदमी के जब कोप किसी के ऊपर होता है तो सामने वाला क्या बोलता है, भाई साहब कृपा कर दीजिए, और आपसे विलोम ही तो पूछा जा रहा है, अनुलोम विलोम, तो यही है कि ये आपका 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका पूरी तरह से सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब, प्रश्न कैसे लग रहे हैं, प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, और आपको अब तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। आप टॉप 50 में 28 तक पहुंच चुके हैं। खंड काव्य क्या है भाई साहब, अब ये देखिए, अगर आपने काव्य बोध वाली हमारी क्लास ली होती तो आप अभी यहाँ तुरंत बताते कि जो है ये खंड काव्य क्या होता है, जिसमें 8 से कम सर्ग हों, खाली रामचरितमानस को छोड़ के, क्योंकि रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं, फिर भी उसको महाकाव्य में लिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो महाकाव्य है, और आपसे खंड काव्य के बारे में पूछा जा रहा है। काव्य बोध में हमने ये भी आपको बताया है कि श्रव्य काव्य कौन से हैं, दृश्य काव्य कौन से हैं, मुक्तक काव्य कौन सा है, जो है इसके कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ों को एक क्लास आप देखिए, ये 40 से 45 मिनट की क्लास है, उसके बाद दूसरी क्लास आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, एक कामायनी क्या है, महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, लेकिन पंचोटी क्या है, ये पंचोटी जो है
अब इसमें खंड काव्य में आप देख लीजिए दोस्तों, जो महाकाव्य होता है, थोड़ा सा हम आपको काव्य के बारे में बता दें लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई साहब। महाकाव्य में क्या होता है, किसी एक महान व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के जीवन के सभी जो है सभी पहलुओं के बारे में चर्चा की जाती है और उसमें छोटी छोटी घटनाएं ऐड होती जाती हैं, लेकिन वो खंड काव्य, जैसे रामचरितमानस में, रामायण में देखिए हनुमान जी भी आ जाते हैं, रावण भी आ जाता है, विभीषण का पार्ट आता है, किष्किंधा कांड आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है उसके जो 7 सर्ग हैं यही है आपका, ये कामायनी क्या है, ये भी महाकाव्य है, पद्मावत भी महाकाव्य है, ठीक है, और ये साकेत भी महाकाव्य है। तो महाकाव्य, अच्छा खंड काव्य क्या होते हैं, खंड काव्य में जीवन का किसी भी एक चीज का वर्णन उसमें कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें जो रस होगा वो एक ही रस का प्रयोग होगा, इसे भी आपको ध्यान देना है। तो जब तक आप रस छंद अलंकार नहीं पढ़ेंगे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो पंचवटी क्या है, ये खंड काव्य है, मतलब खंड काव्य की एक विशेषता आप जान लीजिए कि खंड काव्य में पूरे जीवन भर का चरित्र नहीं रहेगा, जीवन के किसी एक घटना का बढ़िया सा वर्णन खंड खंड में होगा, एकदम उसी समझ लीजिए कि छोटी छोटी चीज़ों को जो वर्णन होगा वो खंड काव्य होगा। लेकिन महाकाव्यों को अगर आप उसको उसके सर्गों को उसके कई खंड में कर दें और कहें कि लीजिए ये खंड काव्य हो गया, तो दैट इज नो खंड काव्य, इसे आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। ये आगे बढ़े, आगे बताइए। माधुर्य गुण में रस का प्रयोग होता है। अब ये माधुर्य जो गुण है कौन से रस में प्रयोग होता है भैया, रस वाली क्लास एक बार देख लीजिए और आपको मजा आ जाएगा। अपलोडेड क्लास है, बाकी पेड बैच वालों के लिए तो आप देखिए कितने अंत में यहाँ इसको यहाँ तक कोचिंग क्लासेस वाले लेकर आते हैं। देखिए माधुर्य गुण जो होता है भाई साहब, ये श्रृंगार रस में होता है। हमने आपको श्रृंगार रस का उदाहरण सहित रस वाली क्लास में समझाया है और पहला प्रश्न ही हमने आपको देखिए रस से लिया था। तो ये जो हमारे 29 महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों, काव्य की आत्मा रस हमने पढ़ाया है, इसकी क्लास एक बार आप जरूर देख लीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए कि भारत में जिन्हें निम्न पंक्तियों का संक्षेपण कीजिए। अब बताइए कि संक्षेपण आपने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका उत्तर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे भाई साहब। भारत में जिन्हें भी सम्मान दिया गया वह उच्च विचार वाले सरल सीधे इंसान थे। बुद्ध ने महानता तब अर्जित की जब वह राजपाट छोड़कर बनवासी हो गए। श्री राम को भी महिमा तब मिली जब वह राशि वैभव छोड़कर जो है कौल और भीलों, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कोल और भीलों के गले मिले। तो इसका आपको संक्षेपण करना है। सादा जीवन उच्च विचार, इसका आप बताइए कि अगर इसका संक्षेपण आप करेंगे, इसको पूरे को एक शब्द में यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे लिखना है। चलिए इस लेसन का नाम ही बता दीजिए कि अगर ऐसा कुछ है तो आप लेसन का नाम क्या रखेंगे, ये तो आप पूछ रहा है। तो ये जब आप चीज़ें पढ़ेंगे भाई साहब तब तो उसको जो है एक बार में ना समझ में आए, इसको 2 बार पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा कि सादा जीवन उच्च विचार जिनका रहा है वही है। अब जहाँ चाह वहाँ राह नैतिकता का पतन है सत्संगति, ये इसका जो है सही उत्तर नहीं होगा। तो सादा जीवन उच्च विचार इसका संक्षेपण हो जाएगा। यही तो है संक्षेपण और इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई साहब दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की काव्य रचना निम्न में से है। तो ये निम्न में से मतलब एक ही है और बाकी नहीं है। तो ये रचना जो है ये झरना, जूही की कली, निहार, ये इनकी रचना नहीं है। जो गुंजन है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की रचना है, इसे आपको याद रखना है। ये उसमें स्पष्ट आपके सिलेबस में दिया गया है कि जो है भारत के प्रमुख और छत्तीसगढ़ के प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं बताइए। जब रस के सभी, अगला प्रश्न देखिए, जब रस के सभी संगठक तत्व तो अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं भैया, जब कोई रस ही नहीं रहेगा। आप देखिए, लेकिन यहाँ पे शांत रस के चक्कर में न रहिए। ये देखिए आप यहाँ पे जो विलीनीकरण होगा, रसापकरण होगा, साधारणीकरण होगा या आनंदीकरण होगा। तो जब सभी रस के संगठक क्या होते हैं भाई साहब, जो सभी रस के संगठक क्या होंगे, इनके अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को कहेंगे आनंदीकरण। इसे आपको याद रखना है। आप एक बार इस क्लास को हम आपसे बार बार कह रहे हैं, हिंदी वाली क्लासेस जरूर देखिए, आप सभी को उत्तर अच्छे से दे पाएंगे भाई साहब। भीष्म साहिनी का उपन्यास निम्न में से है तो कौन सा है भैया, चीफ की दावत, नदी के दीप, शरणार्थी। इसमें आपको बताना है भीष्म साहिनी का उपन्यास आपसे पूछा जा रहा है भाई साहब। तो जो इसमें है ये शरणार्थी उपन्यास जब आप पढ़ते हैं भाई साहब, तो शरणार्थी क्या है, ये जो है भीष्म साहिनी का उपन्यास है। और दोस्तों जो चीफ की दावत है ये पूरा उपन्यास हमारे चैनल पर पढ़ाया गया है, क्योंकि हमारे चैनल पर आप जानते हैं यूजीसी नेट की भी तैयारी जो है लगातार हो रही है। तो ये नेट में हमने पूरी चीफ की दावत हमारी प्रियंका मैडम ने पढ़ाया है, इसे आप जरूर देखिएगा। ये अति महत्वपूर्ण है चीफ की दावत उपन्यास। ये जो है नेट की तैयारी जो कर रहे हैं एनटीए नेट वाले, एनटीए नेट वालों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये देखिए एसआई में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि चीफ की दावत। अब इसमें
भीष्म साहिनी का उपन्यास कौन है? तो शरणार्थी इसमें उपन्यास है। चीफ की दावत, नदी के द्वीप परख, एक बार ये उपन्यास वाली हमारी क्लास देखिए, उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से जो है मैडम ने उसमें पढ़ाया है, उसको आप जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे देखिए कि अनेकार्थी शब्द ठाकुर के लिए निम्न में से एक शब्द कौन सा है? ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, ये वही वाला ठाकुर है भाई साहब, ठीक है। तो ये ठाकुर का जो दिख रहा है आपको एक अर्थ सीधे सिंह दिख रहा है, ये बिल्कुल अनेकार्थी शब्द ठाकुर के लिए एक शब्द क्या है? तो सिंह आपको याद रखना है। ऑप्शन एक आपका पूरी तरह से इसमें सही है। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भाई साहब उसमें दिया गया है कि पूरे भारत की 22 भाषाओं के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है नवजीवन है। और छत्तीसगढ़ मित्र जो पेंड्रा रोड से छपा था, ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था क्या, जिसको माधवराव सप्रे ने 1900 ईस्वी में जो है प्रकाशित किया था। कहाँ से? पेंड्रा रोड बिलासपुर के पास से। इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर तो बहुत आसान है। निम्न पहेली का सही उत्तर चुनिए। भाई साहब ये देखिए, अब ये पहेली आ गई भाई साहब। अब पहेली आपको हम बुझाते हैं, चलिए पहेली बताइए, ठीक है। एक हांडी में 2 रंग का पानी, इसका सही जो है उत्तर क्या होगा? इस पहेली का सही उत्तर मटका है, सुराही है, अंडा है। तो जब भाई साहब जो अंडा देखते हैं कि अंडा में एक तरफ तो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है और बीच में पीला पीला रहता है, ठीक है। ये बीच में जो पीला पीला पूरा जो पदार्थ रहता है, तो ये देखिए कि हमने आपसे कहा था कि भाई पहेली हो या मुहावरे हों, मूल अर्थ तो उनका नहीं होगा, उनका एक अलग अर्थ ही होगा जिसे आपको देखते हुए चलना है। तो इसको आपने देखा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंडा जो है ये इसका सही है कि एक हांडी में 2 रंग का पानी, मतलब इसका सही उत्तर अंडा हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में तो आते हैं, क्या बताइए आपको इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है, ठीक है। ये जो है इसका बताना है आपको कि फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कौन से हैं? आपको मितव्य दिख रहा है, अपव्य दिख रहा है, परिव्य दिख रहा है, अव्यय दिख रहा है। भाई साहब तो बोलते हैं ना कि भाई फिजूल खर्ची मत कर यार, मितव्य ही थोड़ा बन जा, ठीक है। तो फिजूल खर्ची करने वाले के लिए एक शब्द मितव्य हो जाएगा। ये अपव्य बिल्कुल इसका जो है नहीं होगा। इसे ये फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है, तो मितव्य भाई साहब मितव्य नहीं है। मितव्य क्या है कि जो बचाने वाला है, ठीक है। ये देखिए हम भी आपको यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो अपव्य है ये है फिजूल खर्ची। ऑप्शन 2 आपका इसमें सही होगा। माफ कीजिएगा, हमने आपको मितव्य बताया था, मितव्य मतलब बचाने वाला, ठीक है। और अपव्य मतलब अपव्य कर रहे हैं आप, फिजूल खर्ची कर रहे हैं। फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है, इसका समानार्थी शब्द ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अपव्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रश्न एकदम लाजवाब है, पूरी तरह से कन्फ्यूजिंग, एकदम एग्जाम में यही तो कन्फ्यूज कर देते हैं और हम लोग जो दिमाग में रहता है उसी को सीधे बोल देते हैं। तो इसमें जो है फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, अपव्य। और मितव्ययी कौन होता है? जो पैसा बचाता है वो मितव्ययी होता है, जो फर्जी खर्चा करता है वो अपव्ययी होता है। अब ये चीज़ें आपको याद रखना है। दोस्तों पाप मुक्त शब्द का उदाहरण है। अब बताइए, अब हम आ गए हैं कहाँ? कारक में आ गए हैं। अब अधिकरण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है। तो आपने जब इसको, हमने आपको जो है भाई साहब ये समास की वीडियो अपलोड है, एक बार आप देख लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान ये क्या है? पाप मुक्त, मतलब पाप से मुक्त हो रहा है, उससे अलग हो रहा है बिल्कुल। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो कौन सा है? पेड़ से पत्ता अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। लेकिन मैंने जो है पेड़ कुल्हाड़ी से काटा, तो ये जो कुल्हाड़ी से वाला है वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर आप बताइए कि क्या होगा? तो ऐसे जो है समास की पूरे एग्जाम्पल्स, ये जो तत्पुरुष के पूरे एग्जाम्पल सहित चैनल पे हम लेकर आ रहे हैं, इन्हें भी जरूर देखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। ये होता है अलग होने के अर्थ में। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह कीजिए भाई साहब। अब ये लीजिए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे जब आप कारक पढ़े होंगे भाई साहब, तभी आपको समास भी समझ में आएगा। तो भाई साहब ये सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड सेक्शन है, इन्हें आपको जरूर देखना है कि समास आपको जो है तभी समझ में आएगा जब कारक समझ में आता हो। अब मालगाड़ी मतलब माल के लिए गाड़ी, अब यहाँ पे माल के लिए गाड़ी, इसका सही समास विग्रह हो जा रहा है, इसे आपको याद रखना है। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास क्या कहलाता है भैया? तत्पुरुष समास, समाहार द्वंद्व समास, व्यतिरेक बहुब्रीहि समास, इतरेतर द्वंद्व। तो भैया ये जो है सीजी सब इंस्पेक्टर
कैरेक्टर की क्लास है, ठीक है। और इसमें एकदम ऊपर से आपको तत्पुरुष समास नहीं पूछ लिया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर घुसना होगा। और ये द्वंद्व समास है भाई साहब, द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, और शब्द का लोप रहता है। कैसे लोप रहता है, जैसे हमने आपको बताया था माता पिता, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे और शब्द का लोप है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के साथ में आप इसको समझते चलिए। चा छा जा झा उदाहरण क्या है, वर्णमाला में हम घुस चुके हैं भाई साहब। वर्णमाला की पूरी क्लास अपडेट है। वर्णमाला अगर आप जो है एक बार देख लीजिए, पूरी जो है सारी चीज़ें आपको विथ एमसीक्यू मिलेंगी, आपको याद हो जाएगा। इसका स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न पहेली का सही उत्तर दीजिए। सात चिरई सात रंग हारे बैठिन तो एके संग। अब ये लीजिए बताइए, ये पहेली है। तो दोस्तों यहाँ पे इंद्रासन इंद्रधनुष वार सप्तऋषि, तो भैया सात चिरई के सात रंग और हारे बैठन की जब उसकी जो बिजली कड़कने वाली रहती है वो खत्म हो जाती है तो एक ही रंग के हो जाती हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इंद्रधनुष के जो सात रंग हैं ये इसका जो है इस पहेली का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 2 पूरी तरह से सही है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द है, क्योंकि भाई इंग्लिश भी तो उसमें दिया गया है और जब इंग्लिश भी आपको लेकर चलना है ये प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मेंशन है, मॉडिफिकेशन है, मैनिपुलेट है, मैनिफेस्टो है, ऐसे एकदम पास पास के शब्द पूछते हैं कि उत्तर देना मुश्किल हो जाता है भाई साहब। तो इसका मॉडिफिकेशन क्या है, ये संशोधन के लिए सही शब्द हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका पूरी तरह सही है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, लोकोक्ति क्या अर्थ है, तो कभी के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। ऑप्शन 1 आपका इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ये देखिए निम्न में से शुभेच्छु शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो शुभेच्छु जो शुभ इच्छा रखने वाला, शुभ इच्छा कौन रखेगा, आपकी शुभचिंतक, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसके चक्कर में मत रहिएगा। हितैषी भी गलत होगा, वो शुभेच्छु नहीं होगा। जो शुभाकांक्षी होगा यहाँ पे दिया गया है आपके ऑप्शन में, ये शुभाकांक्षी क्या है, शुभाकांक्षी आपका शब्द हो जाता है किसका, शुभेच्छु शब्द का समानार्थी शब्द। ऑप्शन 3 आपका पूरी तरह से सही है। संयोग से काम बना अर्थ के लिए लोकोक्ति निम्न में से है भाई साहब। अब आपके पास ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर की दोस्ती जी का जियान, बिल्ली के भाग से छींका टूटा और बंदर के हाथ में आईना। तो भाई बिल्ली के भाग से शिकार टूटा हमारे यहाँ कहते हैं अवधी भाषा में, तो बिल्ली के भाग से छींका टूटा मतलब संयोग से काम भाई बन गया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं, बा मुलाहिजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। हमने आपको बताया कि उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना, कहाँ आके, पहले आके, ठीक है। तो ये बा मुलाहिजा मतलब मुलाहिजा में जो बा लगा है यही है इसका उपसर्ग, हमने आपको बताया और अब आपको समझ में आया होगा। शुरू से क्लास देख रहे हैं तो अगर इसी क्लास को आप शुरू से देख रहे हैं तो इसका उत्तर तो हमने आपको परिभाषा से जो है पढ़ाया था। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई साहब, आपको बताना है। अब देखिए उपसर्ग आप देखा, हमने कहा यहाँ प्रत्यय भी ले लो ताकि आप जो है कंफ्यूज हो जाओ कि अब पहले वाला देखें कि बाद वाला देखें। तो भैया अब यहाँ क्या देखना है, प्रतिधन आय, ठीक है, जो अंत में आ रहा है। तो यहाँ पे जो अना है ये अना प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका पूरी तरह से इसमें सही है। कम बोलने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा दोस्तों, ये समभाषी, कम भाषी, मितभाषी, मृदभाषी। तो ऑप्शन सी आपका इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ऑप्शन 3 में मितभाषी जो होगा ये पूरी तरह से आपका सही हो जाएगा। कि मितभाषी क्या है, तो मितभाषी वह शब्द है जो कम बोलने वाले व्यक्ति के लिए ये उपयुक्त शब्द हो जाएगा। ये देखिए अंतिम प्रश्न देखिए और बताइएगा कि प्रश्न जो है कैसे लगे आपको और ये जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जब आप हिंदी की क्लास ले रहे हैं तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि पहला जो है हिंदी सम्मेलन नागपुर हुआ था। नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। पूरी मेहनत हो रही है और इस मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा, साथ ही साथ हमें भी मिलेगा। लेकिन इसके बदले में हम चाहते हैं कि एक बार आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए और हम आपसे मिलते हैं। इसके बाद अति महत्वपूर्ण सेशन हम आपके लिए रस का लेकर आ रहे हैं, रस का पार्ट 2। रस का पार्ट 2 भी देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, मिलते हैं रस वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।